महबूबा मुफ्ती का कुछ दिन पहले ही बयान आया है कि भाजपा और आरएसएस हिंदुत्व में आती ही नहीं है। हिंदुत्व है क्या पता है इसको? हिंदुत्व क्या है? कोई धर्म नहीं है हिंदुत्व। हिंदुत्व हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदुत्व हमारे जीवन शैली की पद्धति है। इस समय युवा कह रहे हैं कि भाजपा हमें बेवकूफ बना रही है, आश्वासन देती है, वो आश्वासन ही नहीं पूरा करती। यही बात होगी। कांग्रेस ने और एनसी पीडीपी ने सारे इतने सालों से झूठ बोला है, अब उनको हमारे पर भी विश्वास होने के पर संदेह हो रहा है। ये इनका सफाया किया जा रहा है, इनको बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ये अब आप देखें कहां है वो पत्थरबाज? आज वो पत्थरबाज तो दिखाई नहीं देते। कहा जा रहा है वही पत्थरबाज अब गोलियां लेकर आ गया, जो पहले पत्थर मारते थे लोगों को, लेकिन अब वही गोलियां उठाकर किसी की जान ली जा रही है, किसी की हत्या की जा रही है। अब ये कौन सा उग्रवाद आप देखते हैं? ये उनकी बौखलाहट है। ये आतंकवाद जो है अब ये आखिरी चरम पर पहुंच चुका है। ये उनकी बौखलाहट है, ये अब उनका खत्म होने की कगार पर है। 10वीं 12वीं के छात्र भी सड़कों पे थे, डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स काफी लंबे समय से सड़कों पे हैं, तो किस तरह से विकास जो है 370 और 35 से टूटने के बाद भाजपा देखती है? शुरू कर दिया कि ये नुकसान होने शुरू हो गए, ये हुआ, जबकि भाजपा कहती थी कि बहुत से अच्छे दिन आएंगे, कि ये लोग भारत के कभी भी सच्चे सपूत नहीं हो सकते जो ये परिदृश्य दिखा रहे थे। तो नई एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी? वो तो कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो तो एक अलग बात रही, उसके बाद से इतने सालों में भाजपा ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट? समाज जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो रेड़ी लगाता है, जो फड़ी लगाता है, जो छोटे छोटे टोकरियों में भी काम करता है, उसके लिए भी, उसमें भी उन्होंने कहा कि इन सबको 10-10 हजार रुपए का छोटे छोटे मुलाजिमों को, लोगों को लोन मिलना चाहिए, ताकि ये कहीं भुखमरी की कगार पर ना आ जाएं। नरेंद्र भाई मोदी और बीजेपी से कौन परेशान है? देश के दुश्मन परेशान है। आज आप मोदी जी देखिए, एक शक्तिशाली नेता बनकर उभर रहे हैं। मोदी जी की धाक जो है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बोल रही है। 300 रुपए पे, 950 पे, 1800 रुपए पे, इनका जो है मोदी जी ने कहा तुरंत समाधान करेंगे हम। बताइए इनकी संख्या कितनी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का रहता है, क्योंकि पूरे देश से जम्मू कश्मीर को एक सबसे सेंसिटिव हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से गतिविधियां जम्मू कश्मीर में होती है इसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है। और जिस प्रकार से सियासी हलचल आजकल देखी जा रही है जम्मू कश्मीर में, तो वो हलचल जो है वो साफ तौर से आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर यहाँ पर डेली प्रोटेस्ट होना, चाहे एनएचएम एम्प्लॉयज़ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करना, भाजपा को सीधा उनके ऊपर निशाना साधना, या चाहे पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी से लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा को समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का विरोध भी उतना ही कर रहे हैं। वो लोग जो 370 और 35 से टूटने पर भाजपा को गलत ठहराती थी, आज वही लोग बाकी पार्टियां छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। तो यानी कि लोगों की अपनी ही सोच जो है वो काफ़ी डिप्लोमेटिक हो रही है। लेकिन जो करंट मुद्दे चल रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर के, उस जम्मू कश्मीर के हिस्से की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात करेंगे। इन सब बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ करण सिंह जी मौजूद है, जो कि बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं इनकी क्या राय है, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें हर कोई व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन जो है अलग अलग तरीके से रख रहा है। तो भाजपा से है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में इस समय हलचल बहुत ज़्यादा है। भाजपा कहती थी 370 और 35 से टूटेगी, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन वही अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर एनएचएम वाले भी कुछ समय पहले सड़कों पर थे, 10वीं 12वीं के छात्र भी सड़कों पे थे, डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स काफ़ी लंबे समय से सड़कों पर हैं। तो किस तरह से विकास जो है 370 और 35 से टूटने के बाद भाजपा देखती है? एक तो सबसे पहले आपको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि 370-35 से एक नासूर बन चुका था जम्मू कश्मीर के चेहरे पर, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया। अब आपने ये देखा कि 370 और 35 से के बाद जो हलचल हुई तो उसका आपने गिनाना शुरू कर दिया कि ये नुकसान होने शुरू हो गए, ये हुआ, जबकि भाजपा कहती थी कि बहुत से अच्छे दिन आएंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगी, काम के और रास्ते खुलेंगे। लेकिन आपने भी वही परिदृश्य देखा जो
आपको दिखाया गया, कोशिश की गई कि ये परिदृश्य दिखाया जाए। मैं उनको इस तरीके से कहता हूं कि ये लोग भारत के कभी भी सच्चे सपूत नहीं हो सकते जो ये परिदृश्य दिखा रहे थे। जहां भी आप देखें, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, आपने देखा कि ये कोई एक दिन का मुद्दा नहीं था। ये एक पिछले कई सालों से, पिछले 70 साल से जो कांग्रेस की और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की नीतियाँ थी, उन नीतियों की विफलता थी। उन विफलताओं ने जो है इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की कगार पर आकर खड़ा हो गया है, बेरोजगारी की कगार पर। 2014 से भाजपा की सरकार है, तो इतने सालों में भाजपा ने क्या किया? क्योंकि अभी जो है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड भी है, वो भी सड़कों पे है, तो नई एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी? वो तो कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो तो एक अलग बात रही। उसके बाद से इतने सालों में भाजपा ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है? अब ये जो मैं वही, आपने मेरी बात जो है, ये आज 70 साल से ये एक नासूर बना के रख दिया था। लेकिन 2014 के बाद की अगर आप बात करो तो भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया। आप देखेंगे कि अगर ये बेरोजगार युवा जो हैं इतने सालों से मारे भटक रहे थे, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से सोचा कि जम्मू, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, कि इन बेरोजगार युवाओं को किस तरह से रोजगार की तरफ बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा मोदी जी की मुद्रा योजनाएं हो, सिर्फ गवर्नमेंट क्षेत्र में ही नहीं कि पूरे दूसरे क्षेत्रों में भी इनको रोजगार मिले, उसके लिए मोदी जी ने इनका पूरा प्रबंध किया। आप देखें, आप ये तो हमारे हो गए पढ़े लिखे युवाओं की कि कोई मुद्रा योजना आ गई, कोई घर से जो छोटे मोटे काम चलते हैं उनके उद्योग के लिए आ जाए, लोन मिल जाएगा। आप देखेंगे कि जहां तक कि हमारा जो समाज जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो रेड़ी लगाता है, जो फड़ी लगाता है, जो छोटे छोटे टोकरियों में भी काम करता है, उसके लिए भी, खासकर ये कोविड का जो दौर गया, इसके कारण थोड़ी परेशानी हमें आई, उसमें भी उन्होंने कहा कि इन सबको 10-10 हज़ार रुपये का छोटे छोटे मुलाजिमों को, लोगों को लोन मिलना चाहिए, ताकि ये कहीं भुखमरी की कगार पर ना आ जाएं। यहाँ पर अब रोजगार देने हैं हमने, तो रोजगार कहाँ देने हैं, उसके लिए एम्स बनाया है। हजारों लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जाएंगे, लेकिन एम्स बन के तैयार तो होने दो। वहाँ कहाँ जाएंगे जी? IIT में जाएंगे, लेकिन उसको बनने, अब 2014 के बाद ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब वो लगभग ये हमारे जो हैं प्रोजेक्ट सब पूरी तरह बन के तैयार होने की कगार पर आ गए हैं। अब ये कौन आएगा इधर? हम लोग ही तो वहां पर काम करने जाएंगे ना, हमारे ही बच्चे जाएंगे, हमारे ही भाई जाएंगे, हमारी बहनें जाएंगी। अब एम्स तैयार हुआ, IIT तैयार हुआ, IIM हो रहा है। आप दूसरे अपने रेलवे स्टेशन में जाइए, उसका सुंदरीकरण हो रहा है। एयरपोर्ट का जो क्षेत्र बढ़ रहा है, किसने लेना है? यहीं पर तो एम्प्लॉयमेंट होनी है। लेकिन आप एक ऐसे माहौल को देखना शुरू कर दिया जो वो दिखाना चाहते थे। उन्होंने जो दिखाया, उन्होंने अपने 70 साल का दिखाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये माहौल दिखाने की कोशिश वो कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी से परेशान है। नरेंद्र भाई मोदी और बीजेपी से कौन परेशान है? देश के दुश्मन परेशान है। आज भारतवर्ष के जो आपका निशाना विपक्ष पे। मैं विपक्ष के साथ साथ उन सभी कम्युनिटीज और शक्तियों के भी हैं जिनसे आज आप मोदी जी देखिए एक शक्तिशाली नेता बनकर उभर रहे हैं। मोदी जी की धाक जो है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बोल रही है। आज पूरे वर्ल्ड के लीडर भी उनसे परेशान हैं। भारत की शक्ति कोई भी हो, मेरा भाई होगा, जब वो मजबूती के साथ कहीं खड़ा होना शुरू हो जाएगा, मैं भी परेशान हो जाऊंगा। ये एक इंसानी फितरत है। आज आप देखें वही हो रहा है। आज मोदी जी अगर स्ट्रांग रूप से ऊपर उभर रहे हैं, एक सशक्त नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो मेरे घर में छोड़िए बाहर वाले भी परेशान हैं। और उसी परेशानी के कारण विपक्ष को यूज करके जो हमारे इधर देश विरोधी, जहां देश के साथ जो खड़ा नहीं रहना चाहते, उनका इस्तेमाल करके, चाहे उनको किसी को लालच दिया जा रहा है, कोई पैसे का लालच दिया जा रहा है, कोई किसी और तरीके का लालच देकर उनकी छवि को धूमिल करने की, ये मैं यहां तक मानता हूं कि ये उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं है, ये भारतवर्ष की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोगों को आप भी प्रोत्साहन मत दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा इशू नहीं है जो मोदी जी ने जिसके लिए समाधान नहीं रखा है। और आप थोड़े दिनों में देखेंगे ये जितने भी बेरोजगार हैं ये सब अपने अपनी जगह काम काज पे लग जाएंगे। लेकिन डेली वेजेस तो पिछले कितने सालों से इस चीज की मांग कर रहे हैं।
जो डेली वेजर थे, अब आप देखिए कि अब हमारी ही सरकार जब आई, उसके बाद गवर्नर राज भी आया, तो सभी ने ये कहा कि इनका जो पिछले कितने सालों से इनको लगा, कितने पे लगाए थे, 300 रुपये पे, 950 पे, 1800 रुपये पे, इनका जो है मोदी जी ने कहा तुरंत समाधान करेंगे हम, बताइए इनकी संख्या कितनी है। उन्होंने कहा जी होगी 10-20 हजार, उन्होंने कहा तुरंत इनको पक्का कर देंगे। आपने देखा जब संख्या निकलने की बारी आई, कोई मेरे घर में नौकरी कर रहा है, कोई जेई के घर में बर्तन साफ कर रहा है, कोई एक्सिन के घर में पोछा लगा रहा है, कोई किसी मंत्री का बेटा लेके तो स्कूल छोड़ने जा रहा है। और जब उनकी संख्या करते करते आई, कितनी हो गई जी, 60,000 के तकरीबन हमारे पास। और जब फाइनल हुई तो मेरे ख्याल में 1 लाख 1.5 लाख के करीब हुई। अब जब यहाँ पर आप 10-20 हजार बता रहे हो तो 1.5 लाख संख्या निकल के बाहर आएगी, तो फिर उसका मोदी जी भी तो कुछ ना कुछ समाधान करने के लिए उनको पैसा देना है, सैलरी देनी है उसकी व्यवस्था के लिए। जब आप झूठ बोलोगे ही झूठ, एग्जैक्ट फिगर ही नहीं बताओगे, अब आपने बोल दिया है ना, तो अब आप देखिए फिर हमारे गवर्नर साहब, उन्होंने भी इनसे कहा है कि आपका समाधान जल्दी से जल्दी, ये हमारी प्रायोरिटी पर है। जो है मोदी जी से पूरी डिस्कशन हो रही है, हमारे जो अमित शाह जी आए थे उनसे भी विचार मर्च हो रहा है, और आप जल्दी देखेंगे कि इनका जो है एक पक्का समाधान होगा। ये नहीं, धोखा नहीं है कि 10,000 हैं, 20,000 हैं, फिर हो गए 60,000 और 1.5 लाख के करीब हमारे युवाओं को बेवकूफ बना दिया इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो हमारे जम्मू को अपाहिज बनाने की कोशिश की है। इस समय युवा कह रहे हैं कि भाजपा हमें बेवकूफ बना रही है, आश्वासन देती है, वो आश्वासन ही नहीं पूरा करती है। वो देखिए, ये तो होता ही है, जब सारी उम्र किसी को बेचारे को मेरे पिताजी आए, बच्चे मैं आज शाम को तेरे को ये लेके दूंगा, मैं आज शाम को, वो फिर एक दिन आता है पिताजी कहीं से कुछ लेके भी आना होगा ना, तभी वो कहें नहीं, झूठ ही बोलते हैं। यही बात होगी, कांग्रेस ने और एनसी पीडीपी ने सारे इतने सालों से झूठ बोला है, अब उनको हमारे पर भी विश्वास होने के पर संदेह हो रहा है। लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं, आप संदेह मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उनकी करनी और कथनी एकदम से सही है, और वो जो कहते हैं वो करके छोड़ते हैं। यदि उन्होंने कहा था राम मंदिर बनेगा तो बना, यदि उन्होंने कहा था कि 370-35 से हटेगी, हट गई, और उन्होंने जो जो कहा सब कुछ हो रहा है, तो आपका भी समाधान जल्दी होगा। कोई संदेह में किसी के साथ किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने आए, यहाँ पे बहुत सी जगहों पर उन्होंने इनॉग्रेशन की, लेकिन जो उस समय मेन मसला था वो ये था कि कश्मीर के हालात, कश्मीर में लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये सुनकर हर कोई कहीं ना कहीं निश्चित भी हो जाता है। लेकिन अगर कुछ समय पहले की तस्वीरें देखें, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा किस तरह से वहाँ पे लोग डर के मारे कश्मीर छोड़कर जम्मू आ रहे हैं और जम्मू से वापस अपने राज्य में जा रहे हैं। इतने समय का रोजगार था वहां पे, वो चला गया, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। वो लोग कहां गए कहां नहीं गए, उन्होंने अपना रोजगार फिर दोबारा खुद जनरेट किया, उस बारे में किसी ने बात नहीं की। जब होम मिनिस्टर यहाँ पर आए, उन्होंने कहा सिक्योरिटी बढ़ा दी, उसके बाद भी लगातार टारगेट किलिंग होती रही। एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। पिछले कोविड 2 साल तो भ्रम की है ही है, वही मैं कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था। लगभग राज्य में जितने भी हमारे बाहर प्रदेशी जो बाहरले प्रदेशों से जो लोग आए थे, लगभग यहां से अपने प्रदेशों में चले गए थे। कुछ लोग यहां पर हमारे यहां रह गए हैं। ये जब से ये ऑपरेशन ऑल आउट चला है, अमित शाह जी ने कोई गलत नहीं कहा है, ये इनका सफाया किया जा रहा है, इनको बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ये अब आप देखें, कहां है वो पत्थरबाज? आज वो पत्थरबाज तो दिखाई नहीं देते। कहा जा रहा है वही पत्थरबाज अब गोलियां लेकर आ गया, जो पहले पत्थर मारते थे लोगों को, लेकिन अब वही गोलियां उठाकर किसी की जान ली जा रही है, किसी की हत्या की जा रही है। किसकी जान ली जा रही है? सिविलियंस की, मासूम लोगों की ना। तो आप उनको क्या कहते हैं? वो तो एक मिलिटेंट जो हैं, वो अब ये मिलिटेंट ने एक बहुत गंदा रूप इख्तियार किया है, जो एक छोटे छोटे गोलगप्पे वाले को मार दिया, एक दवाई पे दुकान करने वाले को मार दिया। ये कोई, आप ये कौन सा उग्रवाद आप देखते हैं? ये उनकी बौखलाहट है। ये आतंकवाद जो है अब ये आखिरी चरम पर पहुंच चुका है। ये उनकी बौखलाहट है, ये अब उनका खत्म होने की कगार पर है। और ये जैसे ही ये छटपटा रहे हैं, अब
अब ये खत्म समझिए, आप ये इसको आप थोड़ी देर का रखिए कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये निस्ते नाबूद हो जाएंगे। लेकिन इस बौखलाहट में जिन आम लोगों की, जिन मासूम लोगों की जान गई है, वो तो वापस नहीं आ सकती ना। हम उनके साथ शाना बशाना उनके परिवार के साथ खड़े हैं, हमें उनका दुख है। यदि हमें भी कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो हम भी उसके लिए अग्रसर हैं, लेकिन जो नुकसान हो गया है उसके बारे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आगे से नुकसान ना हो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अमित शाह जी ने एक हाई लेवल की मीटिंग, जहां तक हमारे सूत्रों की जानकारी है, उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग लेकर पूरे तरीके से अपने बेल्ट फोर्स के लोगों को, अपने सैनिकों को और इख्तियारात दिए हैं। और आपने देखा होगा कि अमित शाह जी के दौरे के बाद ये जो है इसमें और बहुत ज्यादा कमी आई है। यहाँ रोकना चाहूंगी, जो आपने कहा ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है, ये हाई लेवल मीटिंग आज से 6 महीने से पहले शुरू हुई है, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दिल्ली में दिल की दूरी मिटाएंगे, यहाँ से तमाम नेता वहां गए थे, सभी पार्टी के नेता वहां गए थे, तब कहा गया था। लेकिन ड्रोन की गतिविधियां बढ़ती नजर आई थी, लगातार ड्रोन देखे जाते, तब से ही ये हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। लेकिन उस गतिविधि में रोक नहीं आई, वो गतिविधि रुकी नहीं, बल्कि उसकी जगह सिविलियंस की जान जाने लगी। तो ये हाई लेवल मीटिंग जो की जा रही है, आखिरकार ये मीटिंग में किया क्या जा रहा है? मीटिंग में ये किया जा रहा है, यहाँ पर रणनीति ये थी कि जहाँ कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि ये जो आतंकवाद है, ये जो उग्रवाद है, ये जो विदेशी ताकतें हैं, ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लोग खड़े, आतंकवादी खड़े, ये हमारी बेल्ट फोर्स के साथ लड़ना चाहते हैं, ये हमारे सैनिकों के खिलाफ हैं, ये इन पर हमला करते हैं। और उसी रणनीति के तहत हमने उनको ऑल आउट के तहत उनको साफ करना शुरू कर दिया था, और कहीं ना कहीं लगभग उन लोगों को साफ भी कर दिया था। लेकिन अब ये क्या है कि उन आतंकवादियों ने अपनी बौखलाहट और ये जो है भागने की रणनीति में परिवर्तन किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है। अब वो क्या आगे हैं, एक निर्दोष लोगों पर, एक मासूम लोगों की हत्या पर आ गए हैं। तो अब ये देखते हुए हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी भी, मुझे लगता है कि अपनी रणनीति को बदल कर गए हैं, और उस रणनीति का जो है असर अब दिखना शुरू हो गया है। अब जो ये महबूबा मुफ्ती जी बोल रही हैं कि भाजपा पर हिंदुत्व हावी हो रहा है, हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, ये उसी का असर है। क्योंकि एकदम से आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदली थी, उसमें थोड़ी सी कोताही आगे पीछे हुई, तो अब हमने भी अपनी रणनीति बदली है। जल्दी आप देखेंगे कि अब ये कोरोना भी हम आहिस्ता आहिस्ता थमना शुरू हो गया, अब इसके रिजल्ट जो हैं अच्छे परिणाम आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हिंदुत्व की बात आपने की, महबूबा मुफ्ती का जिक्र आपने किया, तो महबूबा मुफ्ती का कुछ दिन पहले ही बयान आया है कि भाजपा और आरएसएस हिंदुत्व में आती ही नहीं है। भाजपा और आरएसएस जो है वो कम्युनल जो है वो फैलाने की कोशिश करती है, लोगों में दंगा फसाद कराती है। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये धर्म को इस्तेमाल करते हैं लोगों में लड़ाई लगवाने के लिए। आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए? किसी भी पत्रकार ने पता नहीं, मेरे ख्याल में इससे पूछा नहीं, हिंदुत्व है क्या, पता है इसको? हिंदुत्व क्या है? कोई धर्म नहीं है हिंदुत्व। हिंदुत्व हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदुत्व हमारे जीवन शैली की पद्धति है। हिंदुत्व क्या कहता है? हिंदुत्व कहता है हर किसी में एक आत्मा है, जहां हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम मानव की पूजा करते हैं। इसमें हम कोई ना कोई देवता देखते हैं, वहीं हम जानवर की भी पूजा करते हैं, उसमें भी हम किसी ना किसी देवता के दर्शन करते हैं। उसी तरह किसी हम वनस्पति को देखते हैं, जल को देखते हैं, जहां तक कि हम इस पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं। ये हमारी धरती मां है। हिंदुत्व हमारी आत्मा है, हिंदुत्व हमारी संस्कृति है, हिंदुत्व के आधार पर हम चलते हैं। इसको मुसलमान नहीं कह सकता कोई। आप देखिए मक्का मदीना में जाएंगे, इसको कोई मुसलमान नहीं कहेगा, इसको कहेंगे ये हिंदू मुसलमान आया है हमारे बीच में। इनके जो लोग मक्का मदीना में जाते हैं उनको ये नहीं कहा जाता कि ये मुसलमान आए हैं, ये कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान आए हैं, यानी कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान आए हैं। क्योंकि जब तक हमारे साथ हिंदुत्व ना लगेगा तब तक हमारा पूर्ण रूप से परिचय नहीं हो सकता। तो ये कौन से हिंदुत्व की बात कर रही है, मुझे ये बताइए। इससे प्रश्न करना चाहिए कि हिंदुत्व है क्या। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है
हिंदुत्व या किसी धर्म की या किसी कम्युनल बात नहीं करती, वो अपने हिंदुत्व के रूप में अपने भारतवर्ष की आत्मा की बात करती है, जो जन जन में है, जो जानवर में है, जो वनस्पति में है, जो हमारे संस्कृति में है। हम उस हिंदुत्व आत्मा की बात करते हैं और किसी की नहीं करते। कम्युनल ये हैं, क्यों नहीं श्रीनगर में इतने साल से शांति हो रही है, ये महबूबा मुफ्ती हमें बताएगी। अब इनको हिंदुत्व से इसलिए खतरा है क्योंकि डॉक्टर रूबिया का अपहरण हो जाएगा तो कौन हमें बचाएगा। ये उस तरफ जाना चाहिए, उस हिंदुत्व की तरफ जाना चाहते हैं। ये वही हिंदुत्व को लाते हैं कि जो कांग्रेस के वक्त में डर डर कर रहते थे, जो कांग्रेस जो है डर डर कर रहती थी, ये धाड़ा मारते थे, खुद अपहरण करवाते थे। आज वो हमारा क्या नाम है उसका, जो रूबिया अपहरण कांड में शामिल था, यासीन मलिक, कितने साल से कांग्रेस के राज में और एनसीपीडीपी के राज में खुल्लम खुल्ला घूम रहा था, आज कहां है। इनको वो हिंदुत्व चाहिए, वो पार्टियां चाहिए जो इनके घर का अपहरण कराएं, फिर इनका आतंकवाद छिड़कवाएं और फिर ये उनको खुलिया। आज यासीन मलिक जेलों में पड़ा है। ये है हमारा, ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारा संविधान है। हमारा हिंदुत्व हमारे भारतवर्ष के, हमारे हिंदुस्तान के संविधान से चलता है और ये हिंदुस्तान जो है, ये हमारे हिंदुत्व जो है इसकी आत्मा है और ये इस आत्मा का जो हम है बारंबार प्रणाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता यानी कि सलमान खुर्शीद की बात करें, उन्होंने अपनी एक बुक रिलीज की थी सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें उन्होंने टिप्पणी की थी और हिंदू समाज को, हिंदुत्व को जो है ISIS और साथ ही साथ जो बोको हराम जैसे आतंकी संगठन है उनसे मिलाया था। उस चीज को लेकर जो है 2 दिन काफी गर्माहट देखी गई, लेकिन अब फिर जो है हर कोई चुप होता नजर आ रहा है। ये जो बात आप उसकी बता रहे हैं जी, बिल्कुल महबूबा मुफ्ती के साथ जोड़ लीजिए ना। मैंने आपको हिंदुत्व के बारे में पूरा बता दिया, यही हाल उसका सलमान खुर्शीदी का है। आप जो है, हम तो पिछले 1990 से लगातार 47 से आप लगाइए, लेकिन 90 से इस आतंकवाद को झेल रहे हैं। अब ये जो है हमारा जो एक नया आतंकवाद पैदा हो रहा है, एक तो वो हैं जिनको हमने ऑल आउट में लिया है, जिनका हमने सफाया करना है, जो बम बंदूकें लेकर हमारे सामने आ रहे हैं आतंकवाद। एक ये लोग सलमान खुर्शीद जैसे जो अपनी कलम जो है अच्छे काम के लिए चलनी चाहिए, लेकिन ये सलमान खुर्शीद किताबें लिख रहा है, ये अपनी कलम से कह रहा है, ये आतंक फैला रहा है। आपको मैंने बता दिया, हिंदुत्व हमारी आत्मा है, हिंदुत्व हमारी पहचान है। सलमान खुर्शीद जाओ मक्का मदीना में हज करने के लिए, वहां तुम्हें यह नहीं कहा जाएगा कि सलमान खुर्शीद मुसलमान आया है, वहां पर यह कहा जाएगा सलमान खुर्शीद जो है हिंदू मुसलमान आया है, यह हिंदू मुसलमान है, यानी कि यह हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान आया है। जब तक हमारे साथ हिंदू और हिंदुस्तान नहीं लगेगा तब तक हमारी पहचान पूर्ण नहीं हो सकती। ये सलमान खुर्शीद अपनी कलम से आतंकवाद मचाना चाहता है, इसे भी आतंकवादियों की श्रेणी में लाओ। जैसे हम ऑल आउट ऑपरेशन हमने श्रीनगर में, कश्मीर में चलाया है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में सलमान खुर्शीद और ऐसे जो सोच वाले लोग हैं इनको भी आतंकवादी घोषित करके इनको भी जेलों में डालना चाहिए। राशिद अल्वी भी जी है जो जिन्होंने इनका समर्थन किया है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने बुक में ये लिखा है कि जिस तरह से अब हिंदुस्तान में देखा जा रहा है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह किसान इस समय मोर्चा संभाले हुए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है, उन्हें हटाया जा रहा है। तो इसमें सरकार और ISIS जो संगठन है यानी आतंकी संगठन है, उन्होंने इस चीज को तालमेल किया है, अपनी एक सिचुएशन बताई है, एक प्रेडिक्शन की है कि जो आतंकी संगठन है वो भी लोगों को मारती है और सरकार जो है वो भी इस समय किसान जो है वो लगातार रोड पे बैठे हुए हैं, तो वो किसान भी मर रहे हैं, किसान के ऊपर भी जो है वो हमला करवाया जा रहा है। किसान हमारे हैं, इस धरती के लाल हैं। जब तक जय जवान जय किसान का नारा तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम किसान और जवान को एक नजर से ना देखें। यह किसान आंदोलन चल रहा है, किसी और में होता, बाबा रामदेव का आंदोलन चल रहा था, इन कांग्रेसियों ने क्या किया था बताइए मुझे, इन कांग्रेसियों ने क्या किया। लेकिन आज इतनी देर से, मेरे ख्याल में 1.5 साल के करीब इस आंदोलन के में बैठे हुए हैं ये सड़कों पर, आपने देखा कहीं भी एक भी गोली चली। और इन्होंने हमारे लाल किले पे जाकर जो अपमान किया इसे इन बनावटी किसानों ने, जबकि ये आज पूरा भारतवर्ष ये कह रहा है कि ये किसान नहीं, ये कहीं ना कहीं ये
के हम बात ISIS की बात हमसे करते हैं, कहीं ना कहीं ये फंडिंग कहाँ से हो रही है इसका भी पता लगाया जाए कि ये जो बनावटी किसान वहां पर बैठे हैं, आज भारतवर्ष का कोई भी जो देश प्रेमी आदमी है, आपने देखा इनको समर्थन, चंद लोग इनका समर्थन करते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने आपको जो कहा कि ये संदेह के घेरे में है, इन लोगों से वो करवाया जा रहा है, कहीं से कहीं इनकी फंडिंग आ रही है। आप देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत करता हूं, सुबह जाता हूं, कमाता हूं, खाता हूं, तब मैं अपने बाल बच्चों का पेट, कहां से इनके, आप इनके टेंट तो देखिए जाकर, आपने टेलीविजन में ही देख रहे हैं ना, एसी लगे हैं, कौन से किसान हैं आंदोलन करने आए हैं, एसी है। और जहां तक कि शाम को इनके जो हैं हुल्लड़बाजी होती हैं, खाने पीने का इनका देखिए 5 स्टार होटल से ज़्यादा इनको आराम हो रहा है। ये आंदोलन करने नहीं आए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लालच में वहां पर आकर बैठे हुए हैं। ये इनको कहीं ना कुछ लालच हो दिया जा रहा है। क्या लगता है किस लालच में बैठे हैं? आप क्या करें, लालच में क्या है, ये बहुत सी, मैंने आपको कहा ना, मोदी जी की छवि जो है आज पूरे विश्व में एक नेता के रूप में उभरी है और सर्वोपरि नेता के रूप में उभरी है, उससे सब परेशान है। भारत में कई गद्दार परेशान हैं, भारत के बाहर जो लोग नहीं देखना चाहते हिंदुस्तान जो है अब ऊंचाइयों को छुए, वो लोग परेशान हैं, वही लोग जो ये सब करवा रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि भाजपा की बात करूं, इस बार उनका नारा कि अब की बार 50 के पार सीटें चाहिए और अब की बार जो है वो भाजपा से ही कोई सीएम निकल के आएगा, लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस रहेगा वो डीलिमिटेशन करेगा। क्यों भाजपा जो है वो डीलिमिटेशन को बढ़ावा नहीं दे रही? डीलिमिटेशन होगी, इलेक्शंस होगी, सीएम बनेगा, तभी सरकार आगे बढ़ेगी। डीलिमिटेशन क्यों नहीं हो रही यहाँ पर? डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, आपको किसने कहा? डीलिमिटेशन 6 से ज्यादा महीने हो गए हैं, डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ आई थी, पूरा रिकॉर्ड ले गए, लेकिन कितना समय लगेगा इस चीज को? ये तो आप देखिए ना, वो तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो अपना काम कर रही है। अब उसके लिए ये तो है नहीं कि वो वहाँ पर बैठेंगे तो एकदम से हो जाए। उन्होंने बीच में इधर आके मीटिंग्स की हैं, वो सारा इधर, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी इल्जाम लगा रही है, भाजपा चाहती नहीं है कि डीलिमिटेशन कमीशन हो, भाजपा को उनकी जगह दिख जाएगी कि 50 के पार का सपना लेके बैठे हैं, वो 50 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये पैंथर पार्टी है कौन है आप ये तो बताइए? भीम सिंह वाली, हर्षदेव वाली, मंकोटिये वाली, हर्षदेव जी है, 2 दिन पहले प्रदर्शन हर्षदेव जी को मान कौन रहा है? हर्षदेव जी खुद नहीं पता उनको, वो है भी हैं पैंथर पार्टी में नहीं, वो तो एक दिन आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भीम सिंह को हटा के चले जाते हैं, जो अपने पूर्वजों को हटा के वो दूसरे दिन वो आ जाते हैं, वो कहते हैं पैंथर पार्टी। पहले इनको तो खुद की आइडेंटिटी नहीं पता है कि ये पैंथर पार्टी है भी है या नहीं, इसलिए इनकी बातों को आप सीरियस मत लीजिए। ये पैंथर पुंथर पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, विपक्ष है ही नहीं है, मतलब सामने विपक्षी को मानते ही नहीं। विपक्ष होना चाहिए ना, लेकिन आप रिकॉग्नाइज हर्षदेव जी को कैसे कर सकते हैं? आप भीम सिंह जी कहते हैं पैंथर पार्टी मैं हूं, हर्षदेव जी कहते हैं मैं हूं, कुंडल जी कहते हैं मैं हूं, मंकोटिया जी छोड़कर चले गए जो प्रेसिडेंट थे, उसके बाद तो किसी ने, भीम सिंह जी ने अपने हाथ, अब इनके बयानों में खुद ही विरोधाभास है। भीम सिंह जी कुछ कह रहे थे, ये कुछ कह रहे हैं, इसलिए इनकी बातों को नहीं, ये बेचारे ऐसे ही थोड़ा सा लाइमलाइट में रहें, उसके लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो चलो इनका भी गुजारा हो जाता है, इनको भी। आपका खुद का मानना है कि भाजपा इस बार 50 से पार जा सकती है? भाजपा लोगों की पार्टी है और इस बार राष्ट्रभक्त लोगों ने ये फैसला कर दिया है कि इस बार जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से मोदी जी के अगुवाई में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, राष्ट्रभक्त लोगों की, आप 50 कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा जाएगा। तो चलिए, साफ तौर से करण सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी जम्मू कश्मीर के कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स थे हमने उन सब पे बात की, जिसमें सिविलियन किलिंग था, जिसमें बेरोजगारी थी, और साफ तौर से मुझे लगता है जो भी मैंने सवाल किए हैं उसका जवाब मिला है और आप लोगों को भी उसका स्पष्ट जवाब एक मिला होगा। आप लोगों ने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।